माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र का 23 तारीख को बजट आया। ये बात नहीं है कि सत्ता पक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहते। 24 को आया बजट, 24 को सम्मान से सदन को चलाना चाहते हैं। 24 को बजट आया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का रवैया 24 को आया, इस तरह का रवैया 24 तारीख को नहीं हुआ। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बोलने नहीं दिया। आपके आसन से व्यवस्था दी कि हम नेता महोदय बोलेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर अवधान डाल के सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरह से नहीं बोलने दिया उस मुद्दे को लेकर, और सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता कि सदन में सोच के ऊपर चर्चा हो, कौन महिलवान की निर्मम हत्या के खिलाफ चर्चा हो, इसमें सरसों की खरीद के ऊपर चर्चा हो, ओलावृष्टि के ऊपर चर्चा हो, बाघों की हत्याओं के ऊपर चर्चा हो। इसलिए व्यवधान डालकर तरह तरह का रंग लगाए जाते हैं। प्रश्न हमारे आपसे मांगे कि 24 तारीख को जो घटना हुई है, जब तक उसके लिए सत्ता पक्ष की तरफ से क्षमा याचना नहीं की जाती, आप द्वारा प्रताड़ना नहीं दी जाती, इस तरह राजस्थान की पक्ष के पास कोई हथियार नहीं है। मेरा आरोप है माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े ही खेद का विषय है, बड़े ही खेद का विषय है, लाखों रुपए और इस तरह सदन प्रश्नकाल किया जाता है। लगातार 3 दिन से आज तक प्रतिपक्ष की पार्टी ने प्रतिपक्ष द्वारा प्रश्नकाल नहीं करवाया जा रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर सदस्य चाहता है कि उसके प्रश्नों के उत्तर आए। इसलिए आपको कोई बात उठानी है तो आप प्रश्नकाल के बाद उठा लीजिएगा, प्रश्नकाल तो होने दीजिए। माननीय अध्यक्ष, जब तक गतिरोध दूर नहीं होगा इस सदन का, सदन कैसे चल सकता है? आप हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल सही तरीके से चले। हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल सही तरीके से चले। प्रश्नों का उत्तर नहीं आने देना चाहते हैं। प्रश्नकाल के संबंध में प्रश्नकाल हमेशा होता है, कितना ही विवाद रहा हो, प्रश्नकाल में लाखों रुपए खर्च होते हैं और सरकार की गाड़ी कमाई का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च होता है, और उसके बाद भी है ना जानबूझ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं होने देना। इनकी मंशा स्पष्ट करती है कि लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं है और जनता की समस्याओं के प्रति भी इनका कोई विश्वास नहीं है। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख को प्रश्नकाल नहीं है। विश्वविद्यालय जयपुर में आप बहुत 5 किया गया है। 2 दिन बाद आविष्कार, 2 दिन 3 दिन के अनुसार है। वर्ष 2000 2,52,359 रुपए, 2001 1,88,582 रुपए, सन 2002 2,38,150 रुपए, 2003 1,94,109, 2004 2,85,050 रुपए। खंड 2 विश्वविद्यालय द्वारा जब
शिक्षकों को अध्यापन व अनुसंधान कार्य के अलावा पुनर्मूल्यांकन के कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानदेय दिया जाता है। यह मानदेय पुनर्मूल्यांकन हेतु प्राप्त होने वाली फीस से दिया जाता है। प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया। अगर नेता प्रतिपक्ष को जवाब दे रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? जवाब है, कोई बात है? अत्याचार शेड्यूल कास्ट पर हो रहे हैं। व्यवधान रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य कृपया प्रश्नकाल प्रारंभ हो चुका है। इस प्रश्नकाल का क्या औचित्य है? आपने स्वयं ने इनको कहा ये प्रिपेयर होकर नहीं आते। उस प्रश्नकाल का कोई औचित्य नहीं है अध्यक्ष महोदय। गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ में अत्याचार हो रहा है। पूछना चाहता हूँ माननीय सदस्य का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष कांग्रेस के व्यवधान डाल रहे हैं। राजस्थान में जो हालात इस समय अध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश में हालात बहुत खराब है। दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है। मोहम्मद माहिर आजाद आप ये संख्याकों को धर्मेंद्र कुमार मोदी गोली मारी जा रही है। धर्मेंद्र कुमार मोदी पर्सन संख्या 147 लोगों को मारा जा रहा है। पर्सन संख्या 147 ऐसे बुरे हालात हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय और इन हालातों की ओर उसका ध्यान पर्सन संख्या 147 अध्यक्ष महोदय परमिशन नहीं मिलती। ये लोकहित का मामला नहीं है। इस तरह का जो हालात पैदा हो गए अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्नकाल के बाद ये कांग्रेस के माननीय सदस्य रोजाना सदन का समय खराब करते हैं। सरकार हाउस के नेता कार्रवाई का आपके कक्ष में संलग्न है। नेता माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप माननीय सदस्यगण, मैं बहुत नम्र शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्रश्नकाल होने दें। उसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करके सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता मेरे बैठ में बैठ करके और गतिरोध कैसे दूर हो सके, इसका प्रयास करेंगे। खंड 2 जी हाँ, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भू संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 30/3/2000 द्वारा 460.66 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 304.748 लाख रुपए था। इसके तहत गतिरोध पहले पैदा ही क्यों किया, आप दूर करने की बात कर रहे हो। तथा इंदिरा नहर परियोजना की बुर्जी संख्या। माननीय मंत्री कृपया स्थान ग्रहण कर लें। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से फिर निवेदन कर रही हूं कि एक ही सदस्य बोले तो मैं सुन सकूंगी आप क्या कहना चाहते हैं। आप फिर वही बात, तो आपके ही सदस्य नहीं आपकी मान रहे हैं, मैं क्या करूं इसमें? आसन क्या करें आप? मैं सुनूं इनसे, इनको शांत रखिए पहले आप। हाँ, तो आप एक एक करके बोले। परंपरा रही है सदन की, ये अपनी सीट पर जाके बोले। ये नहीं ये रियान से नहीं बोल सकते, सीट पर जाके बोले अपना। पहले सीट पे जाएंगे, उसके बाद सुनाई हो। परंपरा रही है, सबसे पहले अपनी सीटों में जाएं और सभी सदस्य सीटों में जाएं। माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यगण, मैं चाहूंगी कि मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आप स्वयं देखिए, बीच में आप बैल से नहीं बोल सकते हैं, गलत बात है। मैं चाहूंगी कि आप अपने अपने स्थान पे जाएं और अपने स्थान पे जाके मैं पूरा मौका दूंगी। जो कुछ आपको कहना है आप कहें, लेकिन एक एक करके बोलें, क्योंकि एक साथ आप बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, आप मौका दीजिए प्रश्नकाल के बाद में।
तक सदन में ऐसी परंपरा नहीं रही है। स्थान ग्रहण अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ किया मुझे, आप मुझे अलाउ किया, आप मुझे स्थान पे जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये क्या मतलब है? आप अभी तो ये कह रहे हैं, दूसरी बात। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में आप मंत्री जी की छोड़िए, आप चुपचाप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुपचाप। आज तक सदन में ऐसी परंपरा नहीं रही। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में अध्यक्ष महोदय 24 तारीख को हमारे सरकार ने बजट पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मेरा 1 घंटा देरी से कुछ दिन पहले प्रश्नकाल में लगा चला। माननीय सिंचाई मंत्री, माननीय सदस्य, ये आसन का काम है, आप बीच में न बोले तो उचित रहेगा। नहीं, अभी नहीं, जवाब जब ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो पहले सुन लें इन्हें, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है? नहीं महोदय, लंबे समय से सदन में पधार रही है, आज तो पहली बार ये प्रश्नकाल के अंदर विवाद शुरू हो रहा है। मंत्री पहल में बैठने वाला कोई भी सदस्य बोलेगा नहीं। जो बोलना चाहेंगे अपने स्थान पे जाएं और अपने स्थान पे जाके बोलेंगे, वरना मैं आसन किसी की नहीं सुनेगा। आप अपने स्थान पे बोलिए, मैं सुनूंगी आपको। हाँ, तो आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं बैठिए, जोशी जी बैठिए, या स्थान पे बैठिए, या तो वेल में बैठिए, स्थान पे बैठिए। हाँ, नाथ द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जोशी जी बोले उससे पहले। अध्यक्ष महोदय, क्या तरीका है तुम्हारा? कैसे बोलोगे? क्या तरीका है? हमको आप नियम बता दीजिए, हमको आप अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कभी भी विधानसभा के अंदर जब माननीय सदस्य वेल के अंदर बैठ जाते हैं और फिर उनको अनुमति दी जाती है अपने शेष। माननीय सदस्यगण, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, इनकी तकलीफ तो सही है, आपको क्या तकलीफ होती है जो बोलने खड़े हो जाते हो? शांत रहो, बैठो अपने तकलीफ नियमों के पालन न होने पर है। हम आसन से प्रार्थना करना चाहते हैं, नियमों से सदन को चलाएं आप। हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा को सिरोधारी करना चाहते हैं, ये थोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, इनकी तकलीफ है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज राजस्थान की जनता की समस्या उठाने के लिए कुछ भी समस्या नहीं है। अकाल पे नहीं बोले, बिजली पे नहीं बोले, गढ़सैणा पे नहीं बोल पाए आप। उसके बाद ये बजट की बात शुरू हो गई है। प्रश्नकाल आज तक ये इस तरह की चर्चा नहीं हुई है। हमें तो ये बता दें कि नियम क्या है, तो उस नियम की हम पालना करेंगे। कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं? आसन का ये प्रयत्न है, अध्यक्ष महोदय, आसन का ये प्रयत्न है, आसन की व्यवस्था तरीके से अध्यक्ष महोदय हम इस समस्या का सुलझा सकें और सदन चल सके। तो सुन लीजिए बात, उनकी क्या कहना चाहते हैं वो। आसन को दबाव में नहीं आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निवेदन कर रहा था। मैं आसन ने उनका नाम पुकारा, आसन की आज्ञा सिरोधार्य है। पर अध्यक्ष महोदय, मान दोनों तरफ से ही नहीं रहे हैं। आपने प्रश्नकाल में मंत्री जी का नाम पुकार लिया, मंत्री जी ने आधा उत्तर दिया, आधा उत्तर बीच में बैठा दिया। इनका उत्तर हो जाए। नहीं, आपसे सिर्फ प्रार्थना इतनी है कि इनका उत्तर पूरा हो जाए। माननीय सदस्य अपनी बात पूछना चाहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इनका, इसलिए निवेदन ये कर रहा था कि एक बार इनका उत्तर पूरा हो जाए, उसके बाद आपसे आज्ञा दे दें। और उस दिन अध्यक्ष महोदय जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकार लिया, तो आपको कैसे आपत्ति हुई थी? आपको ही हुई थी ना आपत्ति? टाइम पाते हैं, तब जाकर के उनके जवाब आते हैं, और आधा जवाब दे रहे हैं, आधा दिया नहीं, और बीच में हो हल्ला करके माननीय सदस्य जी है कई प्रकार की जो समस्याएं जनता की उनको उठाने से रोक रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं अध्यक्ष महोदय। और जो जानकारी सदन के और लोग चाहते हैं उनको ये देने नहीं देते हैं। ये क्या माहौल बना रखा है इन्होंने? अपनी मर्जी हो जैसे सदन चलाएंगे क्या? सदन की गरिमाओं को सीख के सदन में आओ। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जोशी जी से पहले, मेरे को प्लीज। 24 तारीख को हमारी सरकार ने बजट पेश किया, बुलेटिन के माध्यम से हमने सूचना दिलवा दी। 12 बजे हमने अपना बजट पढ़ा, तो जोशी जी ने ऐतराज किया कि 1 घंटा आपने प्रश्नकाल को स्थगित करके आपने बजट पेश किया।
उस टाइम तो आप बड़े गंभीर हो रहे थे प्रश्नकाल के लिए, और 3 दिन से आप प्रश्नकाल नहीं चलने दे रहे। अब गंभीर क्यों नहीं होते आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नेता है या बीडी गल्ला जी नेता है? बताइए आप हमारे को पहले। सदन नहीं कर सकता, सदन नियमों से बंधा हुआ है। से आने वाले माननीय सदस्य, आसन अपना काम करेगा, आप स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। हाँ अध्यक्ष महोदय, जो कुछ अभी आपके सामने स्थिति बनी हुई है, यही सदन की चलाने की परंपरा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप उसका पूरा करने दीजिए अधिकार। ये क्या बात हुई? मंत्री जवाब दे रहा था, जवाब पूरा करने दीजिए, उसके बाद ये तो जवाब पूरा कराइए। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो पूरा कराइए। अध्यक्ष महोदय, आपकी सदन की कार्यवाही 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। नहीं, दिन भर नहीं। सदन की कार्रवाई आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, काफी संख्या में हाजिर हुए हैं भाई। आधे घंटे के लिए समय और बढ़ाया जाता है। हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, विराजिए, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, 2 दिन से सदन नहीं चल पा रहा है और उसके लिए सभी माननीय सदस्यों को इस बात का दुख भी है कि वो अपनी बात सदन में नहीं कह पा रहे हैं, जन समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं, और मुझे भी अफसोस है इस बात का कि सदन ठीक प्रकार से क्यों नहीं चल रहा है। मैंने अपने वैष्णव में मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष दोनों से ही बात की है, और मैं चाहती हूँ कि सदन ठीक तरीके से चल सके
उसके लिए ऐसा वातावरण हम बनाएं कि सदन जो अपना विधायी कार्य है वो भी पूरा करे और सभी माननीय सदस्यों को, खास तौर से प्रतिपक्ष को, अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले। और उसके लिए मैं चाहूँगी कि नेता प्रतिपक्ष जो कुछ सदन में 2 दिन में हुआ और आसन के प्रति जिस प्रकार से आसन का विरोध या आसन का को अपमानित किया गया, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष से मैं चाहूँगी कि नेता प्रतिपक्ष इस बारे में कुछ कह करके और हम सदन को ठीक प्रकार से चलाएं। ऐसा मैं चाहूँगी कि उनकी भी क्या पीड़ा है वो अपनी पीड़ा भी बता दें और इस को हम हल कर सकें, जो कुछ व्यवधान को दूर कर सकें, इस बारे में वो कुछ कहना चाहें तो कहें। और कुछ बोले? नहीं, मैंने तो कह दिया ना कि भाई मैं चाहती हूँ कि सदन ठीक प्रकार से चले, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से भी एक निवेदन करना चाहूँगी। इस सदन का नियम तो है ही, नियम के साथ परंपरा भी रही है कि सदन में जब कभी नेता, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता दोनों ही अपनी बात कहने के लिए खड़े हों, उस समय किसी भी सदस्य को न बीच में बोलना चाहिए, न टोकना चाहिए, न खड़े होना चाहिए। इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे प्रतिपक्ष हो, इस बात का भविष्य में ध्यान रखेंगे। ये मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से बहुत नम्र शब्दों में अनुरोध कर रही हूँ कि यदि आइंदा ऐसा हुआ तो मुझे कुछ कठोर कार्यवाही भी उस सदस्य के खिलाफ करनी पड़ सकती है। तो मैं समझती हूँ भविष्य में आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बातें कही, मैं समझता हूं कि सदन की परंपराएं और सदन सर्वोपरि रहा है और आसन का हमेशा हम सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। आसन के प्रति हमारा दल पूरी आस्था रखता आया है और सदैव हमने आसन का सम्मान किया है। लेकिन मैं पूरे सदन को आपके माध्यम से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में अध्यक्ष महोदय खड़े हों और मंत्री स्तर के लोग आपके बीच में जाते रहें। आप बोल रहे हो तो माननीय सदस्य आपके आगे से निकलते रहें। इन संसदीय परंपराओं का ध्यान हम सबको मिलकर रखना है। और आप जैसा आपने स्वयं ने कहा कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बोले, उस वक्त तो कम से कम पूरे सदन को सुनना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि कई बार मंत्री स्तर के लोग और जो संसदीय कार्य और मुख्य सचेतक के लोग स्तर के लोग हैं वो टोका टोकी करते हैं और खड़े होकर व्यवधान करते हैं। तो ये वास्तव में उचित नहीं है, निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारा दल हमेशा आसन का आदर करता रहेगा, करता रहा है और फिर भी इन 2 दिनों में कोई भी आसन को यदि हमारे कृत्य से ठेस पहुंची है तो मैं आसन के प्रति खेद व्यक्त करता हूं। ठीक है, हो गया। सदन के नेता भी कुछ कहना चाहेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से इस सदन के अंदर अकारण गतिरोध हुआ है और हम सब यहाँ मानते हैं कि ये सदन, ये प्रदेश का सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च सदन है। हम बहुत सारे लोगों के यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 करोड़ जनता हमारी ओर देखती है। पूरा राजस्थान देखता है कि सदन के अंदर हम किस तरीके से उनकी बात रखते हैं और उनकी जो जन जन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने, हटाने की क्या कोशिश करते हैं, उसके ऊपर क्या चर्चा होती है। ये सुचारू रूप से चले ये सदन,
ये जिम्मेदारी हम सब की है, पक्ष की भी विपक्ष की भी। और यहाँ की जो परंपरा है वो बहुत ही गौरवशाली परंपरा है और किसी भी व्यक्तिगत तौर से अनर्गल आक्षेप एक दूसरे के ऊपर लगाना ये यहाँ इस हाउस में कभी परंपरा नहीं रही है और न मैं समझती हूँ कि आगे भी होनी चाहिए। अध्यक्ष का आसन सबसे ऊंचा है, सर्वोपरि है और इसका सम्मान करना ये सब हम सब का कर्तव्य है। मैं सदन के समस्त माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आपस के अंदर आरोप और प्रत्यारोप ये लगाते रहना ये अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है कि आसन के ऊपर कोई आरोप लगे यह भी नहीं लगना चाहिए और आसन का पूरा सम्मान करते हुए सदन को सुचारू रूप से और नियम के हिसाब से ये चलाएं, इसके अंदर हम सब का पूरा योगदान रहे, ये मैं विश्वास करती हूँ। गृह मंत्री महोदय, अब वो की आज्ञा से 2 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सोजत जाके आया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत विधान मंत्री जी मेरे सोजत विधानसभा क्षेत्र का अभी प्रश्न बात है। हुई है कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता जब खड़े हों तो इस बात का ध्यान रखें, उसके बाद कहेंगे। मैं आपको मौका दूंगी बाद में, उन्हें कह लेने दें। अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को सोजत में जो घटना हुई, मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं 27 तारीख को वहाँ पर गया और जाकर के मैंने देखा वहाँ 4:45 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में वहाँ पर चूँकि काफ़ी घेर वगैरह वहाँ निकली थी और वहाँ पर जो एक सामान्य घटना को लेकर वहाँ जो घटना घटित हुई, वहाँ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से वहाँ पर 28 दुकानें, 21 मकान और 4 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया, वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की जो एक सांप्रदायिक सद्भावना की कल्चर रही है उसके विपरीत है। और इस संबंध में अभी तक जो स्थानीय मंत्री जी हैं वो तो वहाँ ज़रूर मौजूद थे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से वहाँ कोई नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को वहाँ जाना चाहिए। वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का और सांप्रदायिक सद्भावना को चोट पहुँची है। मैंने सबसे पहले वहाँ जाकर लोगों से अपील की कि सांप्रदायिक सद्भावना को कायम रखा जाए और दोनों ग्रुपों के लोगों से बैठकर मैंने बात की कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाए, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका आंकलन करके उनको पूरा उचित मुआवजा दिया जाए और इस घटना की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी की जाए ताकि असामाजिक तत्व आइंदा राजस्थान की शांति को भंग नहीं कर सके और अकलियत और अक्सरियत के लोग मिलकर इस प्रदेश में हमेशा रहते आए हैं। आपने भी माई हिंदुस्तान कार्यक्रम किया था, तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर होते हैं तब इस प्रकार की बातें होती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सोजत जैसी घटनाएं ना हो और जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनको संरक्षण मिले और राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति इन घटनाओं की ना हो, इसके लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और जिनका जो वास्तविक नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तत्काल की जाए ताकि प्रदेश में सद्भाव कायम रह सके। अध्यक्ष महोदय, होली के पावन पर्व पर हिंदुओं के विभिन्न वर्गों द्वारा अन्य कस्बों की भांति सोजत कस्बे में भी भिन्न भिन्न वर्गों द्वारा अपने अपने मोहल्ले से निर्धारित रास्ते पर 7-8 गेर हर वर्ष निकलती है। दिनांक 26-3-5 को कस्बे में निकाली जा रही 7-8 गेरों के प्रत्येक के साथ पुलिस जाब्ता लगाया गया था। संवेदनशील स्थानों पर भी जाब्ता तैनात था। कस्बे में 1 निरीक्षक, 3 सहायक उप निरीक्षक, 6 हेड कांस्टेबल, 27 कांस्टेबल, 6 आरएससी तथा 30 होमगार्ड, कुल 73 का जाब्ता तैनात था।
दिनांक 26/3/5 को लगभग 5:15 PM कस्बे के अन्य गेरों की भांति ढाल वाली गली से भी गांठियों की घेर निकल रही थी, जिसमें ढोल ढमाके बज रहे थे। पीछे से इसी बीच शरीफ मोहम्मद आबाद तथा आसपास के सभी मकानों की छतों से गांठियों की घेर पर पथराव शुरू हो गया। पत्थरबाजी की यह घटना बिना किसी भड़काव के तात्कालिक थी। घटना की सूचना पर अन्य मोहल्लों में चल रही गैर भी सम्मिलित लोग आक्रोशित हो गए तथा ढाल की गली की दुकानों मकानों में आगजनी और तोड़फोड़ प्रारंभ कर दी। श्री नगाराम थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत सिटी को सूचना दी, जो राइफल पार्टी सहित मौके पर पहुंचे। वे ढाल वाली गली में पहुंचे जहां मुसलमानों के मकानों से पथराव हो रहा था। उसके भी पत्थर दाहिनी आंख के ऊपर लगा और उसे मोटरसाइकिल से अस्पताल ले जाया गया। उप सूचना पदाधिकारी उपखंड मजिस्ट्रेट को मिलने पर वे मौके के लिए रवाना हुए, किंतु चारभुजा मंदिर पर ही मुश्किल से पहुंचे। उनके साथ अतिरिक्त जाब्ता नहीं था। संपूर्ण जाब्ता इधर उधर बिखरा हुआ था। राइफल और गैस पार्टी दोनों अलग अलग दिशा में थी। ढाल वाली गली में एक साथ 11-12 मकान मुसलमानों के ही थे, जहां पर यह घटना घटित हुई। अंत में पुलिस जाब्ते ने ढाल वाली गली और मुख्य बाजार से भागते हुए कुछ लोगों को पकड़ा, जिनमें 13 हिंदू और 6 मुसलमान थे, जिन्हें धारा 107-151 में गिरफ्तार किया गया। इस घटना की सूचना पर लगभग 6:40 PM पर पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर पाली मौके पर पहुंचे तथा कस्बे में कर्फ्यू की घोषणा की। महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर और संभागीय आयुक्त भी लगभग 7:50 PM पर अतिरिक्त जाब्ते का बंदोबस्त करते हुए मौके पर पहुंचे। कुछ दुकानों में आगजनी चल रही थी, जिसे फायर ब्रिगेड और अन्य कर्मचारियों की मदद से बुझाया गया। इस तोड़फोड़ और आगजनी में 32 दुकानें, 6 मकान और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। तोड़फोड़ और आगजनी में एक हिंदू धोबी की दुकान भी जल गई। दोनों समुदाय में तनाव तथा अफवाहें फैल रही थी। पथराव की घटना की शुरुआत किसी भी प्रकार के भड़काव के बिना अकस्मात हुई। इस घटना में हिंदू समुदाय के 12 और मुस्लिम समुदाय के 3 व्यक्तियों को चोट लगी, जिनके नाम इस प्रकार हैं। चाहे तो पढ़ दूं, नहीं तो नहीं। घनश्याम और अब्दुल जब्बार के सिर में चोट आने के कारण जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया, जहां जेर इलाज और खतरे से बाहर। 3 मजरूम सोजत सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। थानाधिकारी सोजत सिटी भी नगाराम निरीक्षक पुलिस तथा मोहन सिंह होमगार्ड को भी चोटें लगी। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बल लेकर मौके पर पहुंचे। शाम 7:15 पर धारा 144 जाब्ता फौजदारी के तहत समुदायों के प्रतिनिधियों पहुंचे। उन समुदायों के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई, मौके की सुरक्षा वगैरह की कार्रवाई की। प्रशासन और पुलिस व्यस्त रहे। संभागीय आयुक्त तो महानिदेशक पुलिस रेंज जोधपुर सोजत सिटी पहुंचे। शहर में अतिरिक्त पुलिस बल भी सोजत सिटी पहुंचा एवं स्थिति पर नियंत्रण किया। श्री शुक्रादान पुत्र श्री हीराजी गांची निवासी सोजत सिटी के द्वारा पेश रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 79/5 धारा 147, 149, 323, 336, 295, 25 नामजद और अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं तथा श्री मुश्ताक कुरैशी पुत्र हसन जी निवासी सोजत रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 80, 147, 48, 149, 295, 323, 452, 436, 427, 379 दर्ज। 23 हिंदू समुदाय के व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज पुलिस थाना सोजत सिटी किया गया। थानाधिकारी सोजत सिटी पथराव से संबंधित घटना का अभियोग संख्या 82, 147, 48, 49, 323, 353, 308
सहायक उपनिदेशक मूल सिंह की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। मुकदमा संख्या 79 में 6 व्यक्ति और 80 में 12 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 26 की रात को ही दोनों समुदाय के लोगों में शांति बहाली के लिए वार्ता की। 27 को संभागीय आयुक्त जोधपुर, महानिदेशक रेंज जोधपुर तथा जिला कलेक्टर द्वारा दोनों समुदायों के व्यक्तियों से शांति बहाली हेतु अलग अलग वार्ता की गई तथा कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई। कर्फ्यू के दौरान नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की गई। 28 दिन 5 को शीतला माता का पूजन करने के लिए एवं विद्यार्थियों की परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। पुनः सायंकाल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। दोपहर 12 बजे दोनों समुदायों के मौजूद व्यक्तियों की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पुनः शाम 5 बजे बैठक की गई। बैठक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई तथा दोनों समुदायों के व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया तथा कर्फ्यू हटाने का निवेदन किया। इस मामले में जिन व्यक्तियों की दुकानें व मकानों को नुकसान हुआ उनके सर्वे कराए। नियमानुसार 32 व्यक्तियों को 1,58,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई। 25 व्यक्तियों की 25 दुकानों के नुकसान हेतु 1,23,000, 7 व्यक्तियों के 7 मकानों को नुकसान के लिए 35,000 रुपया। इन 32 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता अतिरिक्त प्रदान की गई। अन्य संपत्ति जैसे वाहन की आदि को नुकसान के लिए 3 व्यक्तियों को 3,000 रुपया प्रति वाहन 9,000 रुपये की सहायता प्रदान की। घायलों को नियमानुसार प्रत्येक को 2,000 रुपया, 15 को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। सच तो यह है प्रतिपक्ष के नेता, वहाँ के लोगों ने और प्रशासन ने तुरंत दोनों समुदाय को उसी दिन, जिस दिन झगड़ा हुआ था उसी दिन रात्रि को बिठाया, आपस में दोनों का मेल मिलाप हुआ। उन्होंने दोनों ने इस बात को स्वीकार की। लेकिन आप वहाँ क्या है कि मैं जाकर के विधानसभा में अधिक सहायता दिलाऊंगा, इस एक बात के कारण से वहाँ ये 2 दिन शांति कायम होने में और विलंब हो गया। अन्यथा 26 तारीख को, मैं आपको सच कह रहा हूँ, 26 तारीख को ही दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की। उनके मौजूदा जितने भी लोग हैं उन्होंने इसको स्वीकार किया और उन्होंने इस सारे झगड़े को जिस प्रकार से भी हो गया, ये बात निश्चित है कि दुकानें जली है। हम ये नहीं, और वो भी सूचीबद्ध है मेरे पास, आप चाहें तो एक एक दुकान का नाम, उसकी सूची है, कौन लोग घायल हुए हैं उनकी सूची है, और किसको हमने क्या सहायता दी वो है। तीनों FIR जो उन्होंने दर्ज कराई वो है, नामजद हैं वो भी हैं। मैं तो आपसे और सबसे सदन से और राजस्थान से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती है, अगर हम सब लोग सामूहिक प्रयास करें तो इसको तुरंत शांति में बदला जा सकता है। अभी राजस्थान की स्थिति इतनी खतरनाक नहीं है। और ये तो वो सोचत है जो आपके टाइम पर 27 दिन तक लगातार बंद रहा था, तब तो आप में से किसी को भी कोई चिंता नहीं हुई। हमने केवल एक छोटी सी, क्यों हमारे पास फोर्स नहीं थी, हमने, क्योंकि होली का त्यौहार सब जगह था, सब गाँवों में था, हमारे पास जो कुछ उपलब्ध था उसमें तो 30 तो हमारे ये जो होमगार्ड थे उनसे हम काम चला रहे थे। हमारे पास साधारण सी पुलिस थी उस शहर में, और उसके आधार पर जो कुछ भी उस समय संभव हो सका, 2,500-3 हज़ार के लोग मोह को कंट्रोल करने के लिए, और थानेदार जिसके पास थोड़ा बहुत भी हथियार था उसको चोट लगने के बाद वो भी चला गया, और सारी फोर्स अलग अलग मोहल्लों में बिखरी हुई थी, 4-4 एक-एक जुलूस के साथ चल रही थी, 30-32 लोग तो उसमें चले गए। और उसके कारण से उसको रोकना उस समय की हालात के अंदर उन लोगों के क्षमता से बाहर था। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं हमारे प्रशासनिक कमी रही है तो आप हमें बताइए, जो कुछ हमसे संभव होगा करेंगे। रहा सवाल जहाँ तक उनको आर्थिक मदद की दृष्टि से, मैं सोचता हूँ कि ये भी पहली बार होगा कि जितना नियम में लिखा उससे भी बढ़कर के मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से 5-5 हज़ार रुपया बिना मांग के स्वतः ही घोषणा करके उन तक पहुँचा दिया। जो कुछ हमारे पास उपलब्ध हमने दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ विषय को उलझाने से कोई राजस्थान का भला नहीं होगा। जो कुछ भी जहाँ कहीं हमारी कमी है, जिसके कारण से, प्रशासनिक कमी के कारण से, अगर कोई 4 आदमी तो उस जुलूस में, कुली उस जुलूस में चल रहे थे, जो हमारे कांस्टेबल भी थे 2 तो, और 2 जो होमगार्ड के लोग थे। अब इन 4 लोगों के आधार पर इस भड़की हुई भीड़ को तुरंत अपनी लकड़ियों से कंट्रोल करके और उसका कुछ कर दें। उनके पास कोई, सबके पास साधन तो नहीं था कि जिसके कारण से न वहाँ कोई गोलीबारी की जा सकती थी, न वहाँ कोई फायरिंग हो सकता था।
इस हालात में मैं सोचता हूं कि वहां के संजीदे लोगों ने उसको तुरंत कंट्रोल, और हमारे मंत्री महोदय तो उसके तुरंत समय वहीं पहुंच गए थे, और उनकी शायद मेरी 6 सवा 6 बजे तो मेरी टेलीफोन से बात हो गई। हमारे विधायक महोदय जो हैं रिपवाल है, इनका टेलीफोन मुझे आ गया। मैं सोचता हूं कि वहाँ के हमारे पाली के विधायक का टेलीफोन मेरे पास आया। मैंने तुरंत जो कुछ भी वहाँ से आसपास से जो व्यवस्था संभव हो सकी थी वो व्यवस्था करने की कोशिश की है। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान हमेशा शांति, अमन, चैन से रहना इसका स्वभाव है। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, उसमें अगर आप मदद करोगे तो हम इस शांति व्यवस्था को कायम करने में सफल रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, गृह मंत्री जी बोल चुके हैं, अब आपको कोई मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी बात है क्या जो उन्होंने कहा, उसके अलावा भी कुछ आपको कहना है? कुछ संक्षिप्त में कहूँगा। सर मान्य जो गृह मंत्री जी ने बोला आप सहमत नहीं, तो आप अपनी बात कहो। आपकी आज्ञा से आप पहले सीधी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को मौका दे सकती हूँ, वो खड़े हैं। बाकी अध्यक्ष महोदय बोलेंगे आप कह तो बैठ जाऊं मैं तो, लेकिन मैं सोचत गया हूँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। क्वेश्चन नहीं तो पूछ कोई रहा हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो पूछ सकते हैं, बाकी इस पे भाषण नहीं दिया जाता है। प्रश्न तो पूछ सकता हूँ। रहेगा, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप कहे नहीं बोले, हम क्या बोले तो मैंने आपसे कहा कि भाषण के लिए भाषण की अनुमति नहीं होगी। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो आप आपकी मेहरबानी, बोले ही नहीं। प्रश्न पूछना हो तो वो पूछ लें, वो इजाजत आपको अनुमति में दे सकती हूँ। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उस दिन एसडीएम वहां पर हेडक्वार्टर पे थी या नहीं। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुआवजे के लिए मैंने वहां कोई आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन क्या आप ये भी सही है कि एक एक व्यक्ति का 2 से लेकर 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और आप 5-5 हजार रुपये बांट रहे हैं? मैं समझता हूं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण की आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराना चाहते हैं या नहीं चाहते, और जो जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की आपूर्ति करना चाहते हैं या नहीं चाहते? 5,000 और 10,000 रुपए देने से। और जो व्यक्ति आपने स्वयं कहा है कि 2 व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल जब्बार और घनश्याम सांकला जो जोधपुर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, उसमें कम से कम 25-50 हजार रुपये चाहिए और आप 5-5 हजार रुपये उनको ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर सहायता दे रहे हैं। तो क्या जो लोग घायल हुए हैं और सोजत में जो भर्ती हैं, ऐसे लोगों को सहायता बढ़ाने में, और जिनका नुकसान हुआ है मकानों का, धार्मिक स्थलों का, और जिनकी दुकानें टूटी हैं, जिनका सामान जला है, उनको जितने सामान की नुकसान हुआ है उसके मुकाबले में आप मुआवजा देने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर इसमें चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं तो आपकी मंशा है। मैं तो ऐसा कोई देश बहुत की बड़ा सीमा काम पे जुडिशरी दुश्मन से जांच लड़ के रहे लिए मैं थे, सोचता इसलिए हूं कि घायल हो गए, ताकि कोई ऐसा उनको कारण बहुत नहीं है। ज्यादा मुआवजा और जब मिलना दोनों ही चाहिए। समुदाय प्रसन्न होकर के और आपस में शांति समिति बैठकर मेरे इस दस्तखत हैं, जिसमें 25-25 लोग एक समुदाय के लोगों ने बैठ करके अपनी खुशी उन्होंने अपने सबकी सहमति दे करके सारे केस को जब निपटा दिया, तो फिर अब हम क्या चाहते हैं? मैं सोचता हूं ये चाहते हैं ये घी में आग डालना, आग में घी डाल के आए हैं। झगड़ा है। उन्होंने एक बार नहीं 3-3 सीटिंग में बैठ करके सबने मिलजुल करके इस बात का फैसला किया है और सबके दस्तखत इसके ऊपर है, समझौते के ऊपर। उसके बाद आप क्या चाहते हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। रहा सवाल, अगर कोई नुकसान ऐसा हुआ है तो उसको दिखाएंगे, और अगर नियमों में हमें कुछ देने की क्षमता होगी तो हम जरूर मदद करेंगे। पर
हम उसको दिखवाएंगे, दिखवाने के बाद नियम हमको अगर अलाउ करेंगे तो हम करेंगे। मैं सोचता हूँ मैंने कोई बात टालने की कोशिश नहीं की, जो वास्तविकता थी मैंने आपके सामने रख दी। मुझे माननीय सदस्यों को कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव हुई है। श्री ब्रजकिशोर शर्मा एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गत कुछ महीनों से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठप होने के संबंध में सवाल तो पूछना मेरा अधिकार है। माननीय अध्यक्ष ने कहा आप स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं कोई क्वेरी करना चाहूंगा तो करूंगा, क्या बात हो। आदि का वर्ष 2004-2005 का अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव इतने गंभीर प्रकृति के नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए। वैसे भी माननीय सदस्यों को पुलिस विभाग और कृषि विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करने के समय अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वो पढ़ी हुई मान ली जाएंगी। जो पर्ची मुझे आज 4 प्राप्त हुई हैं उन पर्चियों को पे आज चर्चा नहीं करके, क्योंकि आप सामान्य वाद विवाद करना चाहेंगे बजट पे, इसलिए उन्हें कल पे उन पे विचार कर लिया जाएगा, उन्हें कल मौका दे दिया जाएगा। और अब मैं सामान्य वाद विवाद के लिए नाम नहीं पहले वो सुनिए, कुछ सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि हैं। पहले वो श्री लक्ष्मी नारायण दवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1-2 सवाल पूछने की आपने कहा था कि इजाजत दूंगी। हम अध्यक्ष महोदय सवाल पूछना चाह रहे थे अनुमति से। माननीय सदस्य 39 के अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष महोदय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी स्थगन प्रस्ताव पर 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया है और राजस्थान में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है और मुझे भी कल से इस विषय पे बोलने का मौका दिया जाए। अध्यक्ष की व्यवस्था के विपरीत जब मैंने व्यवस्था दे दी है तब आपको मैंने कह दिया पुलिस विभाग की जब मांग आएगी तो आप अपनी बात लेकिन राजस्थान में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, इसके ऊपर मुझे बोलने के लिए आ रही है पुलिस की मांग। कानून व्यवस्था तो आपने बिगाड़ रखी 2 दिन से। आप अध्यक्ष व्यवस्था दे रही है, आप नहीं बोले ज्यादा ठीक रहेगा। अनुमति देने में असमर्थ हूँ। जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, मैं अब आपको अनुमति देने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर बुलाकीदास कल्ला, सभापति जन लेखा समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2004-2005 के 7 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। डॉक्टर NS गुर्जर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गृह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग से संबंधित समिति का प्रथम प्रतिवेदन एवं गृह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति ख 2002-2003 के 14वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई विषयक समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। श्री हेमाराम चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति 2004-2005 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। श्री नंदलाल मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वनों का संरक्षण एवं वन संपदा से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का विकास तथा रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 2004-5 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। इनके नाम नहीं आए। डॉक्टर CP जोशी, सामान्य वाद विवाद पे ना कर सब हो गया ना पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण से सदन चले, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता ने जिस प्रकार तय किया है, बहुत अच्छी परंपरा की प्रारंभ की है और ये सबके मन में तकलीफ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत तैयारी के साथ माननीय सदस्य तैयारी करते हैं,
295 में आते हैं, स्थगन प्रस्ताव में आते हैं, क्वेश्चन आवर्स के माध्यम से आते हैं, पर्चियां लगाते हैं और जन समस्याओं को यहाँ उठाना चाहते हैं। लेकिन सदन का वातावरण इस प्रकार का बन नहीं पाता कि वो जन समस्याओं को रखे। जैसे अभी जयपुर देहात से आने वाले माननीय सदस्य भी काफ़ी उद्वेलित थे कि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब है और मौका नहीं मिल रहा है। अब मौका कैसे मिले माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और इसलिए ये जो कुछ वातावरण बना है, अभी ये भी भावनाएं प्रकट की गई कि जब सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बोले तो किसी को भी बोलना नहीं चाहिए। ये परंपरा इस सदन की नहीं, इस नियमों में भी है कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता नहीं, कोई भी माननीय सदस्य बोले तो उसके बीच में किसी को बोलना नहीं चाहिए। कोई भी अभिद्रोहात्मक, कोई भी इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए जो सदन का उत्तेजित हो। कोई इस प्रकार का मतलब जो है वो अपने भाषण का प्रयोग स्वयं भी पालन कर लेंगे ना, अपन स्वयं भी पालन कर लेंगे। मैं आपको नहीं, कोई नो व्यवधान, कोई व्यवधान नहीं। मैं आपको अपनी ओर से, और जिस दिन आपको अध्यक्ष महोदय, जिस दिन आपको लगेगा कि मैं नियमों के विपरीत, परंपराओं के विपरीत और हमारे संसदीय बीच में नहीं बोलिए आप, और संसदीय आचरण के विपरीत हम लोगों की पैरवी करने आते हैं। हम अपने यहाँ जिद के कारण नहीं आते। 2 दिन क्यों नहीं सदन चला, हमारी जिद है। मतलब जो है हम जिद के कारण या अपने के व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण या मतलब जो है किसी को संरक्षण देने के कारण यदि बोलेंगे, आप मुद्दे की बात करो, यदि बोलेंगे तो उसमें तो मैं सदन छोड़कर चले जाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन नियम और परंपराओं से चले। और जिस दिन आपको ये लगे कि मैं मतलब जो है उसमें अतिचार कर रहा हूं या उसमें हस्तक्षेप करके और कर रहा हूं, उस दिन बाहर नहीं निकाले, आप केवल कह देना मुझे अलग से कान में, मैं इस सदन से छोड़कर चले जाऊंगा। मैं इस सदन को छोड़कर चले जाऊंगा। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आप इस तरीके से बीच में व्यवधान डालते हैं, बहुत गलत बात है। वो नहीं कर रहे हैं हम। आप सामूहिक रूप से लिखकर दे दो, मैं चले जाऊंगा। लाओ लिखकर दे दो आप। इनके लिखने से अपनी मन की आवाज से लिख दो। अध्यक्ष महोदय नहीं, प्रतिपक्ष के सारे माननीय सदस्य लिख दे, मैं चले जाऊंगा। हम तो आपको अब दिल्ली भेजेंगे, आपको दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली। आप लिखकर तो दो, मैं जाता हूं। हम तो तुमको दिल से चाहते हैं। लिख देंगे, आप इस झगड़े में मत पड़ो। हम आपको दिल्ली में चले जाऊंगा। कमिटमेंट आप लिखो, अभी लिखो। आपको दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली। कमिटमेंट आप लिखो, मैं जाता हूँ। आप तो बात कहो ना अपनी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक जी हमारी संपदा है, ये संपत्ति है हमारी, इसको हम इस तरह नहीं जाने देंगे। आपका ये मंसूबा पूरा नहीं होगा। ये आपको कभी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनने देंगे। इनके भरोसे मत रहना। मुझे बनना ही नहीं है। आप संसदीय कार्य मंत्री जी इतने अच्छे आदमी को वस्तु बता रहे हो कि संपदा है, बहुत बढ़िया बात है। क्या संज्ञा दे रहे हो अब आप क्या हो? अब ये तो टोक जनरल सीट हो गई है, तो दिल्ली जाएंगे, आपसे भी नहीं रुकेंगे। ये संपदा ही नहीं है, ये बौद्धिक संपदा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, महावीर जी को मंत्री बना दिया जाए। आप मुख्य सचेतक की जगह भरने के लिए कोई कॉम्पिटेंट नहीं इनके मुकाबले हमारे पास। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार विपक्ष के कहने से राम स्वरूप जी को मंत्री बनाया था, इसलिए आप भी हमारे कहने से महावीर जी को मंत्री बना दो, सदन में अपने आप शांति रह जाएगी। मंत्री से अधिक वो इस पद के लिए उपयुक्त है। हो चुकी है, कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। चलिए सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने, मैं तो सदस्य रहना ही ज्यादा उचित मानता हूँ। आप संपदा हो उनकी, लेकिन अब आपकी व्यवस्था को सिरोधार्य करना पड़ेगा। पहले मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था को सिरोधार्य किया है, अब आपकी व्यवस्था को सिरोधार्य करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत संवेदनशील विषय है।
अपने यहाँ ये परंपरा रही है, अभी चुनाव 4 साल बाद है अध्यक्ष महोदय, चुनाव 4 साल बाद है। सरकार सत्ता परिवर्तन के लिए किसी समुदाय को राजी नाराजी करना चाहे नहीं चाहे, या मतलब जो है सरकार से उलझना चाहे, आसन से उलझना चाहे, अभी 4 साल 3.5 साल है, बहुत इंतजार गए। अभी आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है आपको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जिंदा दिल कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं किया करते, तो ये तरीका नहीं है। अब मैं इसलिए इतना निवेदन करता हुआ, और जो प्रस्ताव मैंने कल सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य श्रीमान, हाँ परसों 29 तारीख को जो प्रस्ताव मैंने सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के विरुद्ध इस सत्र काल के लिए जो निलंबन का जो प्रस्ताव रखा था, उसमें संशोधन करता हुआ मैं प्रस्ताव करता हूं, मैं संशोधन मुँह करता हूं कि उनको आज उनको उनकी सदस्यता से वापस लिया जाए, उनका निलंबन निरस्त किया जाए। आज प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री संयम लोढ़ा सदस्य विधानसभा का जो निलंबन समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, संकल्प स्वीकार किया गया। डॉक्टर सीपी जोशी सामान्य वाद विवाद पे बोले। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, आप थोड़ा पिच भी अपना धीमे रखें और स्पीड भी धीमे रखें, ताकि आपकी वैल्यूएबल बातें सारी की सारी सदन सुन सके, क्योंकि बड़े ऐसे सजेशंस देते हैं आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सही बात के लिए इंगित किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अध्यक्ष की हैसियत से हम सब माननीय सदस्यों को बजट के संबंध में एक वर्कशॉप में बुलाया, और बजट के वर्कशॉप में जाने के बाद